गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग के बारे में पढ़ेंगे कि आपेक्षिक वेग क्या होता है और सापेक्ष वेग क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग क्या होता है। तो आपेक्षिक वेग क्या होता है कि किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या बताएंगे जाके, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर को सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग कहते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे, किसी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना दो वस्तुएं ए व बी जिनके वेग वी ए व वी बी हैं, तो वेग परिवर्तन ए तथा बी के सापेक्ष वेग निकालेंगे वी ए बी बराबर, तो वो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो क्या होता है सापेक्ष वेग, मान लेंगे कि माना दो वस्तुएं ए व बी जिनके वेग वी ए वेक्टर व वी बी वेक्टर है। अतः पहली वस्तु के सापेक्ष या वस्तु ए के सापेक्ष बी का सापेक्ष, वस्तु ए के सापेक्ष बी का वेग वो आ जाएगा वी ए बी बराबर वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का सापेक्ष वेग वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि माना वस्तु ए व बी की गति की दिशा के बीच जो कोण है वो थीटा, यदि मान लें यदि ए व बी की गति की दिशा के बीच कोण थीटा, तब जो ए का बी के सापेक्ष वेग होगा वी ए बी बराबर वो हो जाता है वी ए बी बराबर अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए इंटू वी बी कॉस थीटा। ठीक है, इस फार्मूले से हम ए व बी के बीच सापेक्ष वेग निकालें। ठीक है, तो सापेक्ष वेग सबको समझ में आया होगा, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग। इस तरीके से जो सदिश विश्लेषण का चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं जिन्हें हम बता रहे हैं अपनी किताब के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, किताब में जो आंतरिक प्रश्न दिए हैं उनको हल करेंगे। तो नियम वही होते हैं, किताब चाहे जो भी हो, सभी सवालों के लिए वही फार्मूले लगेंगे जाके। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कुछ नियम हर टाइप के एक प्रश्न बता देंगे आप लोगों को और उसे आप लोग हल करेंगे। ठीक है, जैसे इस बुक में पहला जो प्रश्न दिया गया है आंतरिक में, वो दिया है कि एक कण पर 6 न्यूटन
तथा 8 न्यूटन के दो बल परस्पर 90 अंश के कोण बनाते हुए कार्यरत हैं। दो बल हैं, 6 न्यूटन का है और दूसरा 8 न्यूटन का है, ठीक है, जो कि परस्पर 90 अंश के कोण बनाते हुए कार्यरत है। तो क्या करना है, बलों का परिणामी ज्ञात करना है, F का मान निकालना है, परिणामी बल क्या होगा। तो दो बल हैं, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन। एक 6 न्यूटन का बल है, मान लेते हैं ये, और दूसरा जो बल है वो 8 न्यूटन का है। ये 6 न्यूटन का मान लेते हैं और ये 8 न्यूटन का। इनके बीच जो परस्पर कोण है वो क्या है, 90 है। तो कह रहा है इनका परिणामी क्या होगा, परिणामी बल कितना होगा। तो जो इनका परिणामी बल होगा वो भी इन दोनों बलों के लंबवत दिशा में होगा, ठीक है। तो जब परिणामी बल निकालेंगे, मान लेते हैं Fa बराबर दिया है ये 6 न्यूटन और Fb बराबर दिया है 8 न्यूटन। अब चूंकि इनके बीच कोण क्या है, 90 है, तो अगर इनका हम परिणामी बल निकालें, F बराबर परिणामी बल निकालें, परिणामी बल F बराबर तो वो आएगा अंडर रूट Fa स्क्वायर और प्लस Fb स्क्वायर, ठीक है। तो वो आ जाएगा F बराबर Fa स्क्वायर कितना है, Fa दिया 6 का स्क्वायर प्लस Fb है 8 का स्क्वायर, ठीक। क्या आ जाएगा, F बराबर 6 36 प्लस 8 38 64, ठीक है। तो F बराबर आ जाएगा 36 से 64 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, मतलब F बराबर जो आएगा परिणामी बल वो आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक। इस तरीके से हम इनका परिणामी बल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे इसमें एक और प्रश्न दिया है, जैसे एक प्रश्न दिया है कि 36 से 30 अंश के कोण पर कार्यरत, एक प्रश्न दिया है 36 से 30 अंश के कोण पर कार्यरत एक बल का ऊर्ध्व घटक 200 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। प्रश्न दिया है 36 से 30 अंश के कोण पर कार्यरत एक बल का ऊर्ध्व घटक दिया है 200 न्यूटन। तो कह रहा है आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। आरोपित बल का क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे जाके, तो आरोपित बल का मान हमें निकालना है, F का मान, थीटा बराबर दिया है 30 अंश, जैसे दिया है इसमें दिया है 36 से 30 अंश के कोण पर कार्यरत है, थीटा बराबर दिया है 30, 36 से दिया है, ठीक है। और एक बल का ऊर्ध्व घटक दिया गया है, Fy मान लो चाहे उसको, क्योंकि ऊर्ध्व घटक ऊर्ध्वाधर घटक दिया है Fy बराबर 200 न्यूटन, ये दिया है, ठीक है। तो कह रहा है इस पर आरोपित बल का मान निकालना है। क्या करना है, इस पर आरोपित बल का मान निकालना है, F का मान निकालना है। क्या होगा इस पर आरोपित बल, तो x अक्ष की दिशा में अगर घटक होता है तो वो होता है ax बराबर a cos थीटा, ठीक है। और सदिश y का अगर y अक्ष की दिशा में घटक निकालेंगे तो वो होता है ay बराबर a sin, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्षैतिज घटक दिया गया है, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है, एक बल का ऊर्ध्व घटक दिया है Fy का, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, अब हमें बल का मान निकालना है, आरोपित बल का मान निकालना है, आरोपित बल का मान, बल का मान, बल का मान। तो ऊर्ध्वाधर में होता क्या है कि अगर Fy बराबर निकालेंगे तो वो होता है F sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए Fy बराबर क्या हो जाएगा, F sin थीटा हो जाएगा। Fy का मान हमें दिया गया है, ठीक है। Fy का मान दिया कितना, 200 न्यूटन बराबर F निकालना है हमें, जो कि आरोपित बल है, क्योंकि साइन थीटा का मान वही रख लेंगे 30, क्या आ जाएगा 200 बराबर F साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2,
ये 2 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 400, अब बराबर आ जाएगा 400, मतलब ये बराबर आ गया हमारा 400 न्यूटन। तो जो परिणामी बल आएगा आरोपित बल वो एक बराबर आ जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार का दूसरी टाइप का अगर एक नया टाइप का प्रश्न बता दे रहे हैं, जैसे दिया है, कह रहा है यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है, तो सदिश ए का परिमाण, वैसे परिमाण निकालना हमने कल भी बता दिया था आप लोगों को, लेकिन फिर से एक बार देख लो। जैसे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये दिया है। ठीक है, अब इसका कह रहा है परिमाण निकालिए। कल हमने परिमाण निकालना आप लोगों को बताया था कि जो i j k के गुणांक हैं ax ay और aj, तो फार्मूला इसका होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर अगर निकालते हैं तो फार्मूला होता है ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ये होता है, जहाँ ax ay az क्या होते हैं, i j k के गुणांक होते हैं। यह आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 3 9 4 13, 25 13 आ जाएगा 38। ये इसका आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट 38। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एकांक सदिश निकालना हो, एकांक सदिश निकालना तो इसी सदिश के लिए हमें एकांक सदिश निकालना है, एकांक सदिश निकालना चाहें कि एकांक सदिश क्या होता है, इसी प्रश्न के लिए बताया गया है। तो एकांक सदिश होता है ए कैप से फार्मूला बताया था, ए कैप बराबर होता था ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये तो होता था। तो ए वेक्टर का मान हमें दिया गया है तो वही रख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर का भी निकाला था तो आएगा अंडर रूट 38। इस तरीके से हम एकांक सदिश को भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा एकांक सदिश। इसके बाद अगर इस टाइप के प्रश्न आ जाए, जैसे कह दे प्रश्न में, अगर प्रश्न कह दे जैसे कि सिद्ध कीजिए कि सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। जैसे ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है, बी वेक्टर बराबर दिया गया है 7i कैप माइनस 5j कैप और प्लस का 2k कैप। और हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। तो हमने बताया था कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण अगर 90 तो वो परस्पर लंबवत होंगे। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच कोण 90 है तो उनका अगर ए डॉट बी 0 आ जाए, ए डॉट बी क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, परस्पर लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका ए डॉट बी निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में हमने बताया था कि ए वेक्टर के जो आई जे के गुणांक हैं बी वेक्टर के आई जे के गुणांकों से करेंगे, आई का आई से करेंगे, जे का जे से करेंगे और के का के से करेंगे। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। अगर आई डॉट जे करेंगे तो 0, जे डॉट के करेंगे 0, के डॉट आई करेंगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर ए डॉट डी करते हैं तो आई के गुणांक का आई से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर जे के गुणांक का जे से करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का आएगा, फिर के गुणांक का के करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस का, ये कितना आ गया 14 माइनस 10 का 14, मतलब क्या गया 0। अगर ये क्या है ए डॉट बी बराबर 0, और हमने बताया था कि ए डॉट बी 0 कब होता है, यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट बी बराबर 0 तब होगा जब ए वेक्टर व बी वेक्टर
परस्पर लंबवत होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं कि ए और बी क्या है, परस्पर लंबवत। एक रात भी कल हमने बता भी दिया था कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से निकाल लेंगे। और जैसे इस टाइप के आ जाए प्रश्न कि कह रहा है कि किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल F वेक्टर बराबर दिया है तथा स्थित वेक्टर R वेक्टर बराबर भी दिया है। तो कह रहा है पिंड पर कार्यरत बलाघूर्ण का मान। इस तरीके के अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे दिया है F वेक्टर बराबर दिया है लगने वाले बल का परिमाण, सदिश F वेक्टर बराबर दिया है 2i + 3j - 4k का 2i + 3j - 4k का। इसके बाद इससे सदिश का दिया है R वेक्टर बराबर दिया है माइनस का 2i का प्लस का 3j का और माइनस का ये माइनस का और ये प्लस का दिया है 4k का, ये दिया है। ठीक, तो कह रहा है कि पिंड पर कार्यरत बलाघूर्ण निकालना, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फार्मूला बताया गया है कि टाउ बराबर होता है F × d। ठीक, यहाँ पे टाउ बराबर सीधे लगा देंगे F वेक्टर डॉट R। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि इनका अदिश गुणनफल ही टाउ होता है। तो गुणा करेंगे, गलत बता दिया, सॉरी यहाँ पे गलत बता दिया हम लोगों ने। क्या होता है कि इनका जो बलाघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि होती है, तो जो टाउ वेक्टर होता है वो F वेक्टर और क्रॉस होता है R वेक्टर, सदिश नहीं होता। ठीक है, तो इनका सदिश गुणनफल ही होता है टाउ, अदिश गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, तो F वेक्टर का मान है, तो सदिश गुणनफल के लिए हमने बताया था करते कैसे हैं, सारणी के रूप में लिख लेते हैं। F वेक्टर के जो भी i j k के गुणांक होंगे उनको लिख देंगे। ठीक है, तो i का है 2, ये प्लस का 3, ये माइनस का 4 और r का है ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 4। इनको हल करने के नियम बताया था हमने कि कैसे करते हैं कि अगर i लेते हैं, जब i लेंगे तो क्या जाएगा, i लेंगे तो क्या जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या जाएगा 4 पे 12 माइनस 3 को 12 माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये माइनस j, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, ये भी माइनस का 8। फिर प्लस k का है, इसमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे 3 दूनी 6 माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6। क्या आ जाएगा i कैप ब्रैकेट में 12 में 12 गया 0 माइनस j कैप 8 में आ गया 0 प्लस का k कैप 6 में 6 गया 0। ये पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा टाउ। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम आघूर्ण या बलाघूर्ण होता है वो F वेक्टर और R वेक्टर के सदिश गुणनफल के बराबर होता है, अदिश गुणनफल के नहीं। ठीक है, टाउ वेक्टर क्रॉस R होगा, इसे हल करेंगे तो टाउ का मान 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सवाल अपनी प्रश्नावली के हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।